हाँ जी, अभी क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, अभी क्लियर है वॉइस? चलिए, ओके, तो स्वागत है आप सभी लोगों का कौटिल्य क्लासेस के चैनल पर। हम लोग जैसा कि आपको पता है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का रिक्रूटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड उसके साथ साथ में सीईटी का 10+2 जो है उसका भी जो रिक्रूटमेंट है वो भी अपकमिंग है, जैसा कि शायद अक्टूबर के महीने में ही आ जाएगा, है ना। तो इसी सीक्वेंस में जो है कंप्यूटर साइंस को ऐड किया जा चुका है। तो आज मैं आप लोगों के सामने कंप्यूटर साइंस के कुछ टॉप एमसीक्यूज जो है सामने लेके आया हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। तो इन्हीं प्रश्नों को हम लोग करेंगे आज इस सीक्वेंस में, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न सारे राजस्थान के एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैंने इसलिए प्रश्न के साथ में उस एग्जाम का नाम भी मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को ये आइडिया रहे कि ये प्रश्न कौन से एग्जाम में आया, ठीक है। यानी कि चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो आरएएस का एग्जाम हो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल प्लस 10+2 कुल मिलाकर के दोनों का एक कॉम्बो वाला जो है ना वो मैं आप लोगों के सामने सेशन लेकर के आऊँ, ठीक है। तो ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा और उतने ही ध्यान से प्रश्नों के आंसर देने की भी कोशिश करिएगा, ठीक है। सबको नमस्कार बोल चुका हूं, अपने मैसेजेस को जो है कॉपी पेस्ट ना करें, प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट प्रश्न, पहला आज की क्लास का पहला प्रश्न, चलिए ध्यान से देखिएगा। 16x9, 16:9 जो है के चित्र अभिमुखता अनुपात, यानी कि जिसे बोलते हैं पिक्चर का आस्पेक्ट रेशियो। देखो किसी भी पिक्चर का आस्पेक्ट रेशियो होता क्या है, किसी भी पिक्चर का आस्पेक्ट रेशियो क्या होता है कि जब कोई इमेज बनती है तो उस इमेज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, ठीक है। माना कि लंबाई 2 है और चौड़ाई 1 है, तो 2:1 जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं आस्पेक्ट रेशियो। और हमें प्रश्न ये पूछा गया था कि 16:9 का जो आस्पेक्ट रेशियो होता है उसके साथ में रेजोल्यूशन जो है उसका क्या अर्थ है। अब जरा देखो, तो अगर हमें ये कह दिया कि 16:9 में डिस्कशन करना है ना, 16:9 में डिस्कशन करना है, तो आप लोग एक चीज देखो कि जब हम लोग इनमें डिवाइडेशन करें, यानी कि हम इन नंबर्स में जब भाग दें तो हमें किस प्रकार से 16/9 जो है वो निकालना पड़ेगा। तो जरा देखिएगा, 1080 और 1080 तो 1:1 हो गया, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। 1920 और 1080 तो ये 16/9 का जो है सीधा का सीधा डिवाइड है। मतलब ऐसे प्रश्नों में आप भाग दे के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब 1920 में 16 का भाग देते हैं और 9 का भाग 1080 में देते हैं तो बराबर यानी कि 1:1 आना चाहिए। तो जब ये आ जाएगा तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का हो जाएगा 16:9। यानी कि क्या हुआ कि एस्पेक्ट रेशियो क्या बताता है, किसी भी इमेज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। और ये जो प्रश्न था वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि आरएएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था। क्लियर। तो पहला प्रश्न ये कहता है, हाँ पहला प्रश्न ये कहता है कि 16:9 का जो एस्पेक्ट रेशियो है उसके साथ में रेजोल्यूशन क्या बनेगा। एक चीज और आती है गाइस कि जब हम लोग रेजोल्यूशन की बात करें, जब हम लोग रेजोल्यूशन की बात करें तो उस रेजोल्यूशन का मतलब हो जाता है कि टोटल पिक्सल्स की संख्या, टोटल पिक्सल्स की संख्या। अब टोटल पिक्सल की संख्या कैसे निकलेगी, वो निकलेगी जब 1920 को 1080 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसे हम लोग रेजोल्यूशन कहते हैं। अब क्योंकि हम लोग इतने सारे जो हमारे सामने जो प्रिंट्स है, इतने सारे हमारे पास में जो संख्या है उसको हम लोग नहीं पढ़ते, तो इसलिए रेजोल्यूशन की इकाई बना दी। और वो रेजोल्यूशन की इकाई क्या थी ये आप लोग भी बता दो, साथ साथ में बता सकते हैं। रेजोल्यूशन की इकाई को कहा गया DPI यानी कि डॉट्स पर इंच, यानी कि 1 इंच के हिसाब से रेजोल्यूशन की इकाई बनाई गई। दूसरी बात, इसे हम लोग PPI भी कहते हैं। व्हाट इज PPI? इसे कहा जाता है पिक्सल्स पर इंच। तो डॉट्स पर इंच और पिक्सल्स पर इंच दोनों के दोनों अलग अलग। क्लियर? हाँ क्लियर, बात समझ में आ गई। तो प्रश्न ये कह रहा था कि 16:9 का रेशियो जो है वो किस प्रकार निकलता है, तो जब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, तो जब 16 यहां पर है 9 यहां पर है, तो इसका सीधा का सीधा डिवाइडेशन जो है वो किस में चला जाता है, वो हमें आंसर निकालना था। आंसर आपका हो जाएगा पहले का बी। क्लियर सबको? तो आरएएस पेपर में पूछा गया था, आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट का बी। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है
कि जब आप एक बार उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करवा देते हैं, यानी कि कंप्यूटर को जो जो कंसेप्ट चाहिए है ना, कंप्यूटर को जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी अगर आप लोगों ने प्रोवाइड करवा दी है ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रोवाइड करवा दी है और कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये समझो कि क्या हुआ कि जब कंप्यूटर में आप लोगों ने इनपुट दे दिया, ठीक है, कंप्यूटर में आप लोगों ने इनपुट दे दिया, अब आप लोगों का यूं कह दें कि कंप्यूटर में मानवीय हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। भाई जब कंप्यूटर को इनपुट दे दिया उसके बाद में मानवीय हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि कंप्यूटर अपने आप काम करेगा। बात समझ में आई? यानी कि कंप्यूटर में जब हमने इनपुट दिया तो कंप्यूटर क्या करेगा, उनको ले लेगा। जैसे यूं समझ लो कि माना कि हमने कोई मूवी डाउनलोड पे लगा दी, ठीक है, तो जब आपने कोई पिक्चर डाउनलोड पे लगा दी तो पिक्चर जो है अपने आप डाउनलोड चलती रहेगी। वो रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। हमने बार बार क्लिक करने की ज़रूरत है? नहीं करने की ज़रूरत है। माना आप लोगों को 50 पन्ने प्रिंट देने थे, आपने कंट्रोल पी करके 50 पन्ने प्रिंट दे दिए, क्या आप लोगों ने बीच में उसे छेड़ने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्या आप लोगों ने उसे चेंज करने की जरूरत है? नहीं है। मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर को एक बार इनपुट देने के बाद उसे किसी भी प्रकार का चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और यही चीज क्या कहलाती है? कंप्यूटर की ऑटोमेटिक, यानी कि कंप्यूटर की जो विशेषता बनती है उसे कहा जाता है स्वचालित। और ये जो प्रश्न था गाइज, ये पूछा गया था पटवारी 24 अक्टूबर 2021, ठीक है, यानी कि एक साल पहले पटवारी के पेपर में यह प्रश्न आया था। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक। एक्यूरेसी का मतलब हो जाता है कि कंप्यूटर का जो आउटपुट है वो 100% शुद्ध होता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर का आउटपुट 100% शुद्ध किसकी वजह से होता है, तो कंप्यूटर में एक मेथड फॉलो की जाती है जिसे हम लोग कहते हैं गीगो, यानी कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट, यानी कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, जैसा इनपुट होगा ठीक वैसा ही आउटपुट भी आ जाएगा। जैसा इनपुट होगा वैसा ही क्या हो जाएगा? आप लोगों का आउटपुट भी आ जाएगा, और इसे कहते हैं गीगो। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी कितनी होती है? कंप्यूटर का आउटपुट 100% शुद्ध होता है, 100% शुद्ध। रिलायबल मतलब हो गया कि कंप्यूटर पे आप लोग विश्वास कर सकते हो। वर्साटाइल मतलब कंप्यूटर मल्टीपल, यानी कि कंप्यूटर जो है आप लोगों का वो मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है, कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है। ये सब कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का ऑटोमेटिक होना। क्लियर सबको? हाँ बोल दो जल्दी जल्दी, और इस सेशन को शेयर भी कर दो सबके साथ में, ताकि कंप्यूटर के बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो एक ही क्लास में खत्म हो जाएंगे आप लोगों के। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। 3 नंबर क्या कहता है? स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है? पटवारी परीक्षा 2021 अक्टूबर में पूछा गया था, और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि स्क्रीन जो है, स्क्रीन की जो क्वालिटी है, स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो किस में मापी जाती है? स्क्रीन की क्वालिटी को उसके रेजोल्यूशन से मापा जाता है, ठीक है। स्क्रीन की क्वालिटी को उसके रेजोल्यूशन से मापा जाता है। और जब हम लोग रेजोल्यूशन की बात करें, तो हम लोग बहुत सारी संख्या को गुणा नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर यूनिट का यूज करते हैं, और उसे हम लोग बोलते हैं डीपीआई, यानी कि डॉट्स पर इंच, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम भी बनता है पीपीआई, और ये हो जाता है पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा डॉट भी है, पिक्सल भी है, डॉट भी है, पिक्सल भी है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आप लोगों का पिक्सल, क्योंकि स्क्रीन पर कोई भी इमेज बनती है तो सबसे छोटा बिंदु, यानी कि किसी भी पिक्चर का सबसे छोटा भाग, किसी भी इमेज का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? पिक्सल। तो स्क्रीन का जब रेजोल्यूशन बनता गाइस, तो वो स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो कैसे बनेगा? वो बनेगा आप लोगों का कहां से? पिक्सल से। तो ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी पटवारी एग्जाम में आपका प्रश्न आ चुका है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4
निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं? अगेन पटवारी 2021 में प्रश्न आया था। परिश्रमिता यानी कि इसे बोलते हैं कंप्यूटर की डिलीजेंसी, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर की उद्यमशीलता, यानी कि कंप्यूटर जो है वो काम करते हुए थकता नहीं है। कंप्यूटर लगातार काम करते जाता है, कंप्यूटर काम करते हुए थकता नहीं है। दूसरा बहुमुखी, बहुमुखी को हमने पढ़ा था अभी, वर्साटाइल, यानी कि कंप्यूटर एक ही बार में एक से अधिक कार्य कर सकता है। ठीक है। तीसरी बात है सटीकता, यानी कि एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर का आउटपुट कैसा होता है? 100% शुद्ध। इसका मतलब क्या हो गया? चौथे का डी। क्लियर? चौथे का डी। जब हम कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें तो नंबर 1 पर हमें मिलता है कंप्यूटर की स्पीड, नंबर 2 पे हमें मिलता है कंप्यूटर की विशेषता जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक, नंबर 3 पर हमें मिलता है कंप्यूटर हैंडी है, नंबर 4 पर मिलता है कंप्यूटर में एक्यूरेसी होती है, नंबर 5 पे होता है कंप्यूटर वर्साटाइल होता है, नंबर 6 पर मिलता है कि कंप्यूटर एक वाइड यूटिलिटी है, यानी कि बहुत बड़े जगह पर बहुत व्यापक उपयोग है। 7 नंबर पर आता है मेमोरी, 8 नंबर पर आता है स्टोरेज, और 9 नंबर पर आता है कंप्यूटर की विशेषता जिसे हम लोग कहते हैं यूज़र फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली। ठीक है। तो ये सारी की सारी कंप्यूटर की विशेषताएं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ये सभी। क्लियर? चलें आगे। हाँ बोलो। हाँ, बस एक रिप्लाई दे दिया करो। जब आपका रिप्लाई आ जाता ना तो मन खुश हो जाता है कि हाँ भाई चलो कोई तो जवाब दे ही रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कंप्यूटर जो है वो 5 मूल कार्य करता है। कांस्टेबल 2020 में आया था। एक चीज़ समझिएगा, जब हम लोग बात कर रहे हैं 3 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ आता है कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस, कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस। तो कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशंस 3 करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जब हम लोग बात करें कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने का चक्र, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, ये होता है IPOS, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। 3 नंबर पर होता है डेटा मैनेजमेंट साइकिल, 3 नंबर पर होता है डेटा मैनेजमेंट साइकिल, और यहाँ पर होता है IPOSC। ठीक है। ये C का मतलब हो जाता है कंट्रोल, कंट्रोल, और कंट्रोल का मतलब होता है कि एक ड्राइव से डेटा को उठा करके दूसरी ड्राइव में लेके जाना। मतलब मान लो कि पेन ड्राइव से डेटा को कट करके आपने कंप्यूटर में लेके चले गए, तो ये क्या है? ये क्या हुआ आपका? ये आपका हुआ डेटा को कंट्रोल करना। तो कुल मिलाकर के इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल, देखो इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर बी। इनपुट के बाद में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रोसेस का। ठीक है। जैसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल। तो IPOS, IPOSC और IPO, ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपको कैसे भी पूछ सकता है। आई बात समझ में सबको? आ गई बात समझ में सबको? क्लियर? हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। CMOS का पूरा नाम क्या है? देखो कांस्टेबल 2020 में आया था। CMOS का पूरा नाम। अब CMOS का पूरा नाम, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है। CMOS। ये CMOS करता क्या है? तो ये क्या करता है, ये कंप्यूटर में जो डेट एंड जो टाइम है आपका, उसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। होता ना कि जैसे आप लोग कंप्यूटर को तो पूरा बंद कर देते हो, है ना? आप लोग कंप्यूटर को तो पूरा बंद कर देते हो, लेकिन जैसे ही ऑन होता है ना, उसमें वापस से क्या हो जाता है? उसमें वापस से आपका डेट एंड टाइम डिस्प्ले होता है, वो भी बिल्कुल बराबर अपडेटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को ये पावर सप्लाई भी करता है। ये भी ध्यान रखना, इंटरनल पार्ट्स को पावर सप्लाई भी करता है। ठीक है।
और तो ये होती क्या है, ये सामान्यतया एक छोटी सी बैटरी होती है। बैटरी भी कैसी, हमारी घड़ी में लगती है ना, हमारी घड़ी में जो सेल लगता है वैसा छोटा सा सेल लगता है, जिसकी वजह से हमारा काम हो जाता है। क्लियर? तो CMOS का पूरा नाम हो गया कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। राइट आंसर सी। क्लियर हो गया सबका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर सी। चले आगे, प्रश्न संख्या 7। देखो CPU में CMOS चिप, अभी अभी बताया था CMOS। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये होती क्या है, ये होती एक बैटरी है, और ये काम क्या करती है, तो ये सिस्टम के अंदर क्या करता है, डेट और टाइम को स्टोर करके रखता है ना, हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कांस्टेबल 2020 में आया था प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है, स्टोर करता है ना। 7 नंबर का हो जाएगा बी। कभी कभी कहते हैं कि आंतरिक भागों को पावर सप्लाई करता है, हाँ हल्की फुल्की देता है, बट हम ऑप्शन नहीं लेंगे कि ये इंटरनल पार्ट्स को पावर सप्लाई करता है। बात समझ में आई? करता है, हल्का फुल्का काम करता है, बट हम इसे पैटर्न वाइज नहीं लेंगे कि ये सप्लाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, हाँ चलो अगला 8वां क्वेश्चन नंबर 8। चलो बता दो कि मैक ओएस इसका मतलब हो गया मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले तो ये समझ जाओ कि जब हम लोग मैक ओएस की बात करें, यानी कि मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या बनाया था, ये किसने बनाया था? ये एप्पल इनकॉर्पोरेशन कंपनी का प्रोडक्ट है। ध्यान रखिएगा, एप्पल इनकॉर्पोरेशन कंपनी का प्रोडक्ट है। ये किसका है? ये कंप्यूटर का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का ओएस है। तो एक चीज और आती है, क्या एंड्रॉयड कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाती है? तब हम लोग कहेंगे हाँ, एंड्रॉयड, ये जो कंपनी है एप्पल, ये iOS भी बनाती है। ये क्या है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी ध्यान रखिएगा, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कौन से फ़ोन में आता है? तो एप्पल के मोबाइल्स में आता है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो केवल और केवल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। ठीक है। एप्पल जो है वो आपका मैकिंटोश भी बनाती है, और वो आप लोगों का मैंने बता दिया iOS भी बनाती है। इस हिसाब से विंडोज़ आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस भी बनाती है। ठीक है, डॉस भी बनाती है। ठीक है, अगला IBM क्या बनाती है? IBM ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाती है, IBM कंप्यूटर से संबंधित हार्डवेयर बनाती है। ठीक है, तब तक मेरा आपसे सवाल है कि IBM कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये बता दो। ठीक है, अगला सवाल, लेनोवो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रश्न। क्लियर? हाँ, ये रीड के लिए भी पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम ही है। क्लियर? समझ में आ गई बात आपको? चलिए, तो मैकिंटोश, ये टीम अगर सुन रही है तो इसको एक ब्लॉक करो। पहले तो इसको क्या कि इसको प्रेम कहानी सुननी है, इसको ये जानना है कि करुणा कर क्या रही है। अगर टीम कमेंट देख रही है तो इसको ब्लॉक करो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, LDC हाईकोर्ट LDC में कंप्यूटर नहीं आता सरोज। ठीक है, हाँ 1946 यहां तक ठीक है। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया हमारा। 1946 में हाँ एप्पल ने किया था, बट हाँ उतने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे मार्केट में उस समय तक नहीं आए थे। क्लियर? उस समय तक नहीं आए थे। अगला 9 नंबर देखो, पंच कार्ड का जनक किसे माना जाता है? लाइब्रेरियन 19/9/2020 में आया था। ठीक है, आया था। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है आपका पंच कार्ड। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पंच कार्ड होता क्या है। तो पंच कार्ड क्या है? एक छोटा सा कार्ड बोर्ड होता है, एक छोटा सा
कार्डबोर्ड या गत्ते का टुकड़ा होता है ना, एक छोटा सा कार्डबोर्ड या गत्ते का टुकड़ा होता है ना। ये करता क्या है, तो इस कार्डबोर्ड के टुकड़े के ऊपर क्या होता है, लगभग 80 अक्षरों को स्टोर किए जाते हैं, है ना। 80 अक्षर स्टोर किए जाते हैं। पंच कार्ड एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर 80 अक्षर स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्रयोग है वो किया गया था जोसेफ जैकर्ड के द्वारा। सबसे पहली बार प्रयोग जो था वो जोसेफ जैकर्ड के द्वारा किया गया था, और वो भी किया गया था 1801 में, ठीक है। और वो किस में किया गया था, और वो किया गया था जैकर्ड की लूम नामक मशीन में। क्लियर। अब आपको प्रश्न पूछे कि जनक कौन है, तो इसका जो जनक है वो है, आपका ध्यान रखना, हरमन हॉलरिथ। जनक में जोसेफ जैकर्ड मत लेना, जनक जो है आपका हरमन हॉलरिथ है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका हरमन हॉलरिथ, ठीक है। हरमन हॉलरिथ ने कब बनाया था, तो ये बनाया था 1890 में। ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत सारों को कंफ्यूजन है कि सर 1801 में प्रयोग हुआ और 1809 में आविष्कार, 1890 में। तो हुआ क्या था कि जब इसे बनाया गया था तो जो जोसेफ जैकर्ड थे, वो तो दर्जी थे, वो तो कपड़े सिलने का काम करते थे, तो जोसेफ जैकर्ड को वास्तव में ये पता ही नहीं चला था कि मैं यूज किस चीज़ को कर रहा हूँ। हालांकि कंप्यूटर का जब इतिहास पढ़ते हैं तो जोसेफ जैकर्ड को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती, और अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका रीज़न केवल और केवल ये है कि इसने पंचकार्ड का प्रयोग किया, और इसी ने हमें एक चीज़ बताई थी, और वो बताई थी कि 0 और 1 का कंसेप्ट कंप्यूटर में होता है। इसीलिए जोसेफ जैकर्ड को याद किया जाता है, बाकी इन्होंने कोई बड़ा तीर जो है वो नहीं मारा था, ठीक है। तो कंप्यूटर में पंचकार्ड का जनक कौन है, वो ध्यान रखना, हरमन हॉलरिथ, और 1890 में बनाया था, 1890 में। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ जी, नहीं ये फीटर ट्रेड की क्लास नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटिंग के लिए। कंप्यूटिंग को हम लोग कैलकुलेशंस भी कहते हैं, कैलकुलेशंस के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट को स्टोर करना, या ये सभी? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, वो जैकर्ड लूम अलग होगी ना, हाँ बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है। इसकी सीईटी की प्लेलिस्ट अलग से बन जाएगी। चलिए बताओ, तो लाइब्रेरियन में पूछा गया था ये प्रश्न, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो 10वें का डी, ये सभी, ठीक है। आजकल तो मैंने आपको एक विशेषता बताई थी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो है वो एक वाइड यूटिलिटी है। कंप्यूटर एक क्या है, वाइड यूटिलिटी है, और वाइड यूटिलिटी का मतलब होता है व्यापक प्रयोग। यानी कि कंप्यूटर का जो है एक बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई आईटी डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस हो, मतलब कुछ भी हो, हर जगह हम लोग इसी को प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो सब जगह पर प्रयोग में लिया जाता है। 11वां नंबर देखो, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? तो देखो बहुत प्रश्न पूछा जाता है इसका, तो मैं बात करता हूं एनालिटिकल इंजन। इसे हम लोग विश्लेषणात्मक इंजन भी कहते हैं। तो एनालिटिकल इंजन जो था वो बनाया गया था वर्ष 1834 में, ठीक है। इसके जो निर्माता थे वो कौन थे? वो थे चार्ल्स बेबीज। वो कौन थे? चार्ल्स बेबीज, ठीक है। एक और बात कि एनालिटिकल इंजन जो था वो विश्व का सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। मैकेनिकल कंप्यूटर था, यानी कि उस समय तक बिजली नहीं आई थी, है ना। कंप्यूटर को चलाने के लिए हम लोग जो है बिजली का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। कंप्यूटर चलाने में बिजली का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। एक यहाँ पर तो आंसर आपको क्लियर हो गया 11वें में सी।
अब क्या था कि जब हम लोग मैकेनिकल कंप्यूटर की बात करें, जब हम लोग, हाँ 1834 में आया था, जब हम लोग एनालिटिकल इंजन की बात करें तो हुआ क्या था कि चार्ल्स बेबेज की एक महिला मित्र थी, चार्ल्स बेबेज की एक दोस्त थी जिसका नाम था एडा ऑगस्टा। एडा ऑगस्टा, ये एडा ऑगस्टा जो है, इसने क्या कांड किया था, तो इसने क्या किया था, इसने एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्राम डेवलप किया था, एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्राम डेवलप किया था, और प्रोग्राम डेवलप करने के कारण इन्हें विश्व की पहली प्रोग्रामर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व की पहली प्रोग्रामर कौन थी, तो विश्व की पहली प्रोग्रामर थी एडा ऑगस्टा। क्लियर, वर्ल्ड की पहली प्रोग्रामर एडा ऑगस्टा, ठीक है। और इसीलिए 1980 में, 1980 में इनके सम्मान में एक लैंग्वेज भी बनाई गई जिसका नाम रखा गया था एडा, ठीक है। ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी जॉन इचबिया, जॉन इचबिया, ठीक है। हाँ, इसे लवलेस भी कहते हैं, सही बात है, इसका नाम एडा लवलेस भी है, एडा ऑगस्टा बोल दो या एडा लवलेस बोल दो, ठीक है ना। हाँ, इन्हें वर्ल्ड की पहली प्रोग्रामर माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है एनालिटिकल इंजन, विश्लेषणात्मक का मतलब होता है एनालिटिकल इंजन, और एनालिटिकल जो इंजन था वो अभी अभी बताया था 1834 में बना था, और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्जाम। क्लियर, हाँ। राजस्थान हाईकोर्ट के पेपर में क्या क्या होगा, अब देखो तुम्हारा तो एग्जाम भी करीब है, अब तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि क्या क्या होगा। हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, जीके होगी, बस 3 चीजें आती है उसके अंदर, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। चलो, प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, महिला पर्यवेक्षक 2019 में आया था। पराशक्ति, भास्कर, प्रथम शक्ति। भारत का सबसे पहला प्रोसेसर जो स्वदेशी है, जो पूर्णतया भारत में बनाया गया था, वो कौन सा है, तो देखो उसका नाम है शक्ति, उसका नाम है शक्ति। ये शक्ति बना कब था, तो 2019 में, ठीक है। इस शक्ति को बनाया किसने था, तो शक्ति प्रोसेसर को IIT मद्रास व SCL यानी कि सेमीकंडक्टर लैब, और ये लैब कहाँ पर है, पुणे, ठीक है। सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़ में, पुणे में तो सीडेक है, ठीक है। तो IIT मद्रास के कुछ स्टूडेंट्स और सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़, पुणे के अंदर सीडेक का ऑफिस है, तो चंडीगढ़ के लोगों ने इसे मिलकर बनाया था। और ये जो है वो रिस्क कैटेगरी पर काम करता है। रिस्क का मतलब हो गया रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटिंग, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये रिस्क पे काम करता है। शक्ति जो है वो भारत का पहला प्रोसेसर, ठीक है। हाँ, 2019 में बनाया गया। ये इसमें एक चीज़ और आती है कि ये जो प्रोसेसर था ये शुरुआत में मोबाइल के लिए डेवलप हुआ था, कंप्यूटर वाला तो आज भी नहीं बना है, उसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। तो ये बनाया गया था किसके लिए, ये बनाया गया था मोबाइल्स के लिए। चलो 14th, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया जाता है, बताओ भाई बताओ। महिला पर्यवेक्षक 2019 में आया। बताओ भाई, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है, महिला पर्यवेक्षक 2019 में आया था, ठीक है। बताइएगा बताइएगा। हाँ, IIT मद्रास है वो, बिल्कुल
बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए, तो मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर जो है वो काम करता है माइक्रो कंप्यूटर पे, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली ये 10 की पावर माइनस ऐसे काम करता है, 10 की पावर -3 -6 -9, यहाँ पर जो है वो नैनो कंप्यूटर आ जाता है। फिर आता है फर्मी कंप्यूटर। तो जैसे जैसे कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट्स है, मेमोरी को जो इकाइयाँ हैं वो माइनस में जाती रहती है, तो उनके नाम चेंज होते रहते हैं, प्लस में अलग है, माइनस में अलग है। क्लियर? राइट आंसर आपका हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर जो है वो सही है। IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम क्या है? जेल प्रहरी 2018 में आया था। अब एक छोटा सा प्रश्न ये आता है, सबसे पहली बात यह है, आप लोग मुझे बताइएगा, सबसे पहली बात कि सन 1896 में एक कंपनी बनती है जिसका नाम रखा गया टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, जिसका नाम रखा गया टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। इस कंपनी का नाम चेंज किया गया कब? 1911 में, और 1911 में इसे कहा गया CTRC, यानी कि कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है। 1924 में वापस नाम चेंज हुआ और अब बना IBM, ठीक है। तो आपको अगर पूछे कि IBM कंपनी का पूरा नाम क्या है, तो CTRC ध्यान रखिएगा, ठीक है, CTRC ध्यान रखिएगा। IBM कंपनी बनी कब थी? तो 1924 में बनी थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्लियर? हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब ये करती क्या थी वो अलग बात है। तो IBM कंपनी कब बनी थी? 1924 में। इसका पुराना नाम क्या था? CTRC। उसका पुराना नाम क्या था? TMC, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, TMC। तो अलग अलग प्रकार है जिस जिस प्रकार से कंपनियां आती गई, क्योंकि देखो शुरुआत में कंपनियां एक बड़े लेवल पे काम नहीं करती थी, ठीक है। तो जैसे ही बड़े लेवल पे कंपनियां आने लगी तो ऑटोमेटिकली काम भी हमारा होने लगा। क्लियर? 16 नंबर पे आ जाओ। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई। जेल प्रहरी 2018 में आया था और इसका आंसर जो है वो आप लोग ही बताएंगे। बताओ, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सब लोग कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कंप्यूटर लिटरेसी डे कब आता है? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को तो कुछ और ही आता है भाई। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे आता है। हाँ, 2 दिसंबर को आता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर को, ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस आता है। क्लियर? 17 नंबर आ जाओ। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने करी थी? मैंने आपको बताया था 1834 में क्या आया था? एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन। और इस एनालिटिकल इंजन को हम लोगों ने क्या नाम दिया था कि ये जो है वो आप लोगों का क्या है? वो आप लोगों का है मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक कंप्यूटर, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में बिजली तो थी ही नहीं, तो यांत्रिक चलता था मशीनों से। तो ये क्या था? ये दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। बनाया किसने था वो सब बता चुका हूं, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। क्लियर? चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज करी थी। क्लियर? तो सन 1834 में दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था। क्लियर? चलिए 18 नंबर की बात करते हैं। गणितज्ञ और कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी, यानी कि एक ऐसे कोई वैज्ञानिक जिन्होंने एक ऐसी मशीन डेवलप करी थी, जिन्होंने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम, देखो भाई देखो, जब भी एल्गोरिदम आधारित मशीन की बात हो, जब भी एल्गोरिदम बेस्ड मशीन की बात हो, तो हमारे दिमाग में आती है ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। और ये यही कह रहा है कि स्वतः चालन में भी सक्षम है, उस मशीन को उन्हीं का नाम दिया गया था। तो ट्यूरिंग मशीन कब आई थी? 1936 में, 1936 में। बनाई किसने थी? तो ये बनाई थी एलन ट्यूरिंग ने,
एलन ट्यूरिंग ने, ठीक है। तो ध्यान रखना, एलन ट्यूरिंग ने, इन्होंने खुद के नाम पर ही इस मशीन का नाम दे दिया था, है ना। एलन ट्यूरिंग ने मशीन का नाम खुद के नाम पर ही रखा था, जिसे हम लोग ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। क्लियर? हाँ, तो ट्यूरिंग मशीन कब आया था आपका? 1936 में, ठीक है। आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। चलो, संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? तो देखो, दुनिया में सबसे पहले लगभग वर्ष पर्टिकुलर नहीं है, 3000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले तो क्या होता था कि वहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें बनने लगी, धीरे धीरे धरती बनी, उसके बाद में लोग बने, फिर कंप्यूटर बनाने वाले लोग बने, फिर कंप्यूटर बना। तो यहाँ पर दुनिया का पहला जो यंत्र है वो 2003 वर्ष पहले बना था, जिसे हम लोग कहते हैं अबेकस, ठीक है। अबेकस, तो अबेकस क्या है? अबेकस आपका संसार का सबसे पहला क्या है? हाँ, सबसे पहला गणक यंत्र। इनिएक क्या है? इनिएक दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। मार्क 1 क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। क्लियर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, राइट आंसर हो जाएगा अबेकस। मार्क 1 इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था और ये वाला जो है इनिएक आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। चलो, तब तक इनिएक की फुल फॉर्म बता दो, मैं आगे चलता हूं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? बताओ। पुलिस सब इंस्पेक्टर में आ गया, एसएससी सीएचएसएल में आ गया और मैट्रिक लेवल में आ गया। तो कंप्यूटर को बनाने वाले क्या है? देखो, जब हम लोग एनालिटिकल इंजन की बात करते हैं, जब हम लोग एनालिटिकल इंजन की बात करते हैं तो क्या हुआ था कि एक समय के बाद में क्या हुआ था कि एक समय के बाद में क्या हो गया था, उसमें चेंजेस हुए, उसमें कुछ परिवर्तन लाए गए। और वो परिवर्तन क्या थे कि एनालिटिकल इंजन जो था वो दुनिया का पहला तो आपका वही था, कौन सा? दुनिया का पहला मैकेनिकल, यांत्रिक कंप्यूटर, यांत्रिक कंप्यूटर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। एक चीज और देखो, एनालिटिकल इंजन को आज के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है, आज के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है, ठीक है। और इसी कंप्यूटर के कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इन्होंने वो सारे कंसेप्ट यूज कर लिए थे जो हमें अभी तक करने बाकी थे। क्लियर? हाँ जी, हाँ। तो प्रश्न संख्या 20 राइट आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? सॉफ्टवेयर पैकेज कंप्यूटर में आता है, परिचालन पद्धति यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में आता है, रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर में आती है, यानी कि उपरोक्त सभी। 21 का डी। क्लियर? समझ में आ रहा है सब लोगों को? समझ में आ रहा है सब लोगों को? चलिए, कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण कौन कौन से हैं बताओ। समस्या की सूची बनाना, हाँ जी, समस्या को चरणबद्ध करना, स्टेप बाय स्टेप, रेखा चित्र द्वारा विस्तार से चरण स्पष्ट करना, या उपरोक्त सभी। ये देखो, ये बात कर रहा शुरुआती, ये बात कर रहा मुख्य चरण कौन कौन से हैं। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ प्रश्न का उत्तर। चलिए, सबने डी ले लिया है, बहुत बढ़िया। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें यूज होती है ना। हाँ, ट्यूरिंग मशीन। करुणा बंसल, तुम्हारे आंसर तो बहुत पुराने आ रहे हैं, तुम बहुत पीछे हो। लाइव बटन पे क्लिक कर देना, है ना। 23 नंबर पे आओ। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। देखो, कंप्यूटर जो है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है बेस्ड ऑन पर्पज़, उद्देश्य के आधार पर।
एक होता है बेस्ड ऑन डेटा, डेटा के आधार पर, एक होता है बेस्ड ऑन टाइम, या यूँ समझ लो टाइम की बजाय भी बेस्ड ऑन सर्विसेज, और एक होता है बेस्ड ऑन पावर। तो पर्पज़ के आधार पर हमारे पास में दो कंप्यूटर हैं, जनरल पर्पज़ यानी सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। ठीक है, डेटा के बेस पर बात करें तो एक होता है एनालॉग डेटा, एक होता है डिजिटल डेटा, और एक होता है हाइब्रिड डेटा। ठीक है, और सर्विसेज के बेस पर बात करें तो तीन है हमारे पास में, एक है आप लोगों का सर्वर, एक है आपका क्लाइंट, एक है आपका टर्मिनल। ठीक है, बाकी बचे हुए सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। माइक्रो हो गया, मिनी हो गया, मेनफ्रेम हो गया, पॉली नाम का कोई भी कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। अबेकस 2003 ईयर्स अगो नहीं, 3000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा 23 का सी। चलिए, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? डेटा का संकलन यानी कि डेटा को कलेक्ट करना, डेटा का संचयन डेटा को स्टोर करना, डेटा की प्रोसेसिंग डेटा को प्रोसेस करना। ठीक है, तो कलेक्ट करना, स्टोर करना और प्रोसेस करना। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक जो है दुनिया का पहला ENIAC जो है वो दुनिया का पहला कंप्यूटर था आपका जो बिजली से चला था। उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर के मुख्य काम जो है वो सारे ही है, डेटा का कलेक्ट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना। तो नाम अलग अलग है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था यह प्रश्न, कंप्यूटर की विशेषता बताओ। बताओ, फर्स्ट ग्रेड 4 पेपर में एक साथ आया। शुद्धता, बहुउपयोगी, गति या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा डी, क्योंकि शुद्धता यानी एक्यूरेसी, बहुउपयोगिता यानी कि मल्टी फंक्शनल, और गति यानी कि स्पीड। तो ये तो तीनों ही कंप्यूटर की क्या है, विशेषता हैं। ठीक है, नमस्कार, ये तीनों विशेषताएं हैं, यानी कि 25 का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है किन किन लोगों के लिए? श्रमिकों के लिए, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में आया था। श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए, अध्यापकों के लिए, या सभी के लिए? तो देखो, कंप्यूटर का जो प्रयोग है ना आजकल, वो लगभग सभी जगह यूज होने लग गया है ना। वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। करुणा बंसल, कंप्यूटर नहीं होता, कैलकुलेटर होता है। ठीक है, कैलकुलेटर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। किसी संकर कंप्यूटर, देखो संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। तो अगर कोई कंप्यूटर हाइब्रिड है, इसका मतलब उसके अंदर दो काम है कि वो एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बो है। ठीक है, तो अनुरूप और अंकीय, एनालॉग को अनुरूप बोलते हैं और अंकीय को हम लोग बोलते हैं डिजिट्स। ठीक है, राम राम, सबको राम राम। क्लियर? समझ में आ गई बातें? चलिए आगे बात करते हैं। 28, एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोदी में रख के चलाया जा सकता है। SSC 10+2 में आया था। तो एक छोटा सा कंप्यूटर जो आपकी गोदी में रख करके चला सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर। PDA होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ा है, वर्क स्टेशन बड़ा है। तो नोटबुक कंप्यूटर जो है वो सबके द्वारा यूज में लिया जाता है। क्लियर हो गई ना बात? नोटबुक सभी के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। आगे चलो, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया सबसे पहला कंप्यूटर। देखो बात है 1951 की। ठीक है, दुनिया का पहला व्यापारिक कंप्यूटर आता है। दुनिया का पहला
व्यापारिक कंप्यूटर यानी कि बिजनेस ओरिएंटेड, जिसका प्रयोग बिजनेस पर्पज के लिए किया गया था, वो कौन सा कंप्यूटर है? तो वो कंप्यूटर है आपका कौन सा? यूनिवेक। और यूनिवेक कंप्यूटर क्या करता है? यूनिवेक कंप्यूटर जो है इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। 30 नंबर प्रश्न, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है और प्रोसेस करके आउटपुट बनाती है। RAS 2004, ठीक है। तो डेटा को रीड करके आगे जाने के लिए मजबूत बनाती है या मजबूत स्ट्रॉन्ग कर देती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इनपुट कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करके डेटा प्रोसेस करती है वो कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर। 30 का बी, 30 का बी। क्लियर सबको? हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 31, केट स्कैन क्या होता है? CAT स्कैन। देखो CAT जो करवाते हैं ना, वो शरीर के अंदर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं एक्सरे और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, ठीक है। यानी कि जब आप लोग अपने बॉडी में कोई भी टेस्टिंग वगैरह करवाते हो ना, वो सारी की सारी कहाँ से होती है? वो सारी की सारी होती है कंप्यूटर से, ठीक है। तो उसे एक्सरे और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैट स्कैन, CAT स्कैन है ना, उसके लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। क्लियर? 32, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है? तो देखो, इंग्लिश लैंग्वेज से भी हुई है और इसे हम लोग कहते हैं कंप्यूट, और एक लैटिन से भी हुई है, उसे लाना पड़ेगा कंप्यूटेयर, ठीक है। तो किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है? देखो इंग्लिश ऑप्शन नहीं है, लैटिन है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नमस्कार नमस्कार। हाँ, एक्सरे और उन टेक्नोलॉजी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए 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 बात करते हैं क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कंप्यूटर जो है वो कहाँ यूज होता है? देखो, शोध यानी कि एक रिसर्च के उपकरण के लिए, शिक्षण, अधिगम, अधिगम मतलब पढ़ाने के लिए, प्रबंध यानी मैनेजमेंट के लिए, उपरोक्त सभी। अगेन देखो 33 का डी, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है? तो कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग आज की तारीख में लगभग हर जगह पर इसे यूज में लेते हैं, ठीक है। हाँ, बस इंग्लिश और उसका याद रखिएगा। 34, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, देखिएगा CDR यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, ये क्या है? वीडियो शिफ्ट सेकेंड 28 दिसंबर को आया था। रीड ओनली डिस्क, राइट इरेज रीड डिस्क, सेमीकंडक्टर है ये यहाँ पे, राइट वंस रीड मनी, यानी कि एक बार लिख के मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हो। तो ये जो डिस्क है इसे हम लोग वर्म डिस्क भी कहते हैं, इसे हम लोग वर्म डिस्क भी कहते हैं। राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसा कंप्यूटर, ऐसी कोई डिस्क जिसमें हम लोग डेटा को एक बार लिख करके बार बार पढ़ सकते हैं, डेटा को एक बार लिख करके बार बार पढ़ सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं वर्म डिस्क। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 34 का डी। क्लियर? चलिए 35 पे आ जाओ। किसके लिए इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेटर की तरह काम करता है? देखो, शुरुआत में क्या था कि मशीन लैंग्वेज आई थी, मशीनी भाषा। उसके बाद में कौन सी आई? असेंबली भाषा। और उसके बाद में कौन आया था? तो ये आया था हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। अब देखो, मशीन भाषा में हमें
कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि कंप्यूटर सीधा समझ जाता था। असेंबली भाषा जो है उसके लिए हम लोगों को असेंबलर बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात, हाई लेवल में दो है, एक है इंटरप्रेटर और एक है आप लोगों का कंपाइलर। ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता है, प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रीड करके कन्वर्ट करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ठीक है, और ये क्या करता है, पूरा प्रोग्राम एक साथ चला देता है। आगे बात समझ में, पूरा प्रोग्राम एक साथ चला देता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर जो है वो कहाँ यूज होगा, वो होगा आपका बी, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में। क्लियर? आ गया प्रश्न आपको समझ में? आ गया? ठीक है, तो हमने टोटल मिला करके इस सेशन में, इस 1 घंटे के सेशन में 35 क्वेश्चंस किए हैं। आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। देखो, जितने भी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि फॉर्म तो सबने ही भरना पड़ेगा, तैयारी सबने ही करनी पड़ेगी। एक रेगुलरिटी के साथ में अपना एक रिचुअल बनाओ, अपना एक टाइमिंग बनाओ कि आप लोग रेगुलर इस टाइम पे ज्वाइन कर सको, है ना। तो जब रेगुलर आप लोग टाइम ज्वाइन करोगे ना, तो क्या होगा कि आप लोगों को भी मजा आएगा। समझ में आ रही है? तो रेगुलर जो है वो क्लासेस ज्वाइन करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।